हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट फैन फिक्शन में आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए थे। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। और मुझे पता चला कि मैं ही सिर्फ अकेली लोनली सोल नहीं थी। आफ्टर ऑल, यहाँ मेरे जैसे कितने हैं। खैर, हम सब एक दूसरे का पेन समझ सकते हैं। हम कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि ऑब्वियसली वी आर इंट्रोवर्ट्स। चलो तो आज एक न्यू फैन फिक्शन को शुरू करते हैं। ये फैन फिक्शन भी वन शॉट ही होगी और ये कॉलेज लाइफ पे बेस्ड है। ओके, तो सीधे हम अपनी फिक्शन को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से घर में। यूनमग का घर। यूनमग में एक छोटा सा घर था जहाँ पे वीन अपनी मदर चांग से सारन, अपने फादर वी चांग से और अपनी सिजे जियांग यानली के साथ रहता है। दरअसल वीन एक ओमेगा है और यानली भी। उन चारों की एक छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली है जहाँ वो चारों हैप्पीली एक दूसरे के साथ रहा करते हैं। जहाँ वींग ने बचपन से ही अपने पेरेंट्स को बहुत ही हार्ड वर्क करते हुए देखा है, इसलिए वींग बचपन से ही काफी डिटरमाइंड और शार्प ब्रेन का बच्चा है। वो हमेशा ही अपने पेरेंट्स के लिए कुछ अच्छा करना चाहता था। वो एक दिन उन्हें इस लाइफ से बेटर लाइफ दिलाना चाहता था। जहाँ वीन के फादर वी चांग से एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में मैनेजर का जॉब करते थे, वहीं वीन की मदर भी एक बेकरी शॉप पे काम करती थी। वहीं यानली ने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया था और वो अभी एक छोटे से कंपनी में अभी अभी इंटर्नशिप करना स्टार्ट किया है। और वीन, जिसकी एज यहाँ अभी 19 साल की है, वीन ने अभी जस्ट हाल ही में अपने स्कूल्स को ख़त्म किया है। वीन के बहुत बड़े बड़े सपने हैं। वो पढ़ना चाहता है ताकि वो अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ दे सके। वीन अच्छे कॉलेजेस में पढ़ना चाहता है, लेकिन यूनमग में एक भी अच्छा कॉलेज नहीं है क्योंकि वो लोग काफ़ी छोटे से टाउन में रहते हैं और वीन के पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं है कि वो बड़े कॉलेजेस को अफोर्ड कर सके। अभी सीन देखते हैं एक कमरे में जहाँ वीन अपने लैपटॉप को ओपन करके बैठा हुआ था और उस पे कुछ चेक कर रहा था। वीन ने अपने दोनों फिंगर्स को क्रॉस करके रखा था। तभी वो गॉड का नाम लेते हुए ही जल्दी से उस साइट को चेक करता है और उस पे देखते ही इतनी जोर से चीखता है, आ! फाइनली 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 मैंने ये कर दिखाया। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। वीन जोर जोर से चीखने लगा था और उसकी ये आवाज़ें सुन के घर के सभी मेंबर्स वरिड होते हुए उसके कमरे में आते हैं। जहाँ वीन जैसे ही अपने मॉम को देखता है, वो सीधे जाके उन्हें हग करते हुए कहता है, मॉम मॉम मॉम, आपको बिलीव नहीं होगा, मैंने कर दिखाया। फाइनली 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 मैंने कर दिया। डैड डैड डैड, मैं आपको बहुत प्राउड फील करवाऊंगा। उसके मॉम डैड को कुछ समझ में नहीं आता, पर वीन खुशी से पागल हुए जा रहा था। तभी उसकी मॉम कहती है, आशियन, पहले शांत हो जाओ, ओके, और हमें बताओ कि तुमने क्या किया है और तुम ये पागलों की तरह क्यों उछल रहे हो। इस पे वीन खुद को रिलैक्स करता है और फिर कहता है, डैड मॉम, आपको बिलीव नहीं होगा कि मैंने अपने आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेजेस के एग्ज़ाम दिए थे और गेस व्हाट, मैंने हमारी कंट्री का सबसे सबसे बड़े कॉलेज में स्कॉलरशिप हासिल की है। मॉम, मुझे कुसू यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिली है। मॉम, मैं बहुत खुश हूँ। वो यूनिवर्सिटी हमारे पूरे कंट्री की टॉप यूनिवर्सिटी है और मुझे फाइनली उस उस कॉलेज में एडमिशन्स मिल जाएंगे, अब वो भी स्कॉलरशिप पे। मॉम, मैं बहुत हैप्पी हूँ। अब देखना, मैं मन लगा के हार्ड वर्क करूँगा और फिर आप लोगों को कोई भी काम नहीं करने दूंगा, फिर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वीन बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। उसकी ये बात सुन के उसके फैमिली में सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि सभी जानते थे कि वीन बचपन से ही कितना एम्बिशियस है। वीन जिस सोसाइटी से आता था, उस छोटे से टाउन में ओमेगास को ज़्यादा फ्रीडम भी नहीं दी जाती थी। लोग अपने ओमेगा डॉटर्स या फिर ओमेगा सन्स को बाहर भी नहीं भेजा करते थे। बट वीन के बचपन से ही एम्बिशंस को देख के
वी चांग से और चांग से सारन ने हमेशा उसे सपोर्ट किया है, उसे आगे बढ़ने में, जिसका नतीजा ये है कि आज वीन ने पूरे चाइना के सबसे बड़े कॉलेज में अपने लिए स्कॉलरशिप गेन किया है। वो लोग अपने बच्चे की सक्सेस पे बहुत ही हैप्पी थे। वो सभी वीन को गले लगाते हैं और उसे कांग्रेट्स करते हुए कहते हैं, वीन मेरा बच्चा, मुझे तुम पे बहुत प्राउड फील हो रहा है। इस पे वीन कहता है, मम्मा देखना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। उसके बाद वो लोग फिर घर में सेलिब्रेशन करते हैं, एक छोटा सा, जहाँ डिनर के टाइम वीन बताता है कि उसे अब अगले एक सप्ताह के अंदर ही सारे एडमिशन के प्रोसेस पूरे करने हैं और एक सप्ताह बाद वीन कॉलेज ज्वाइन करेगा, जहाँ इसके लिए वीन को अब यूनमग छोड़ के गुसू जाना पड़ेगा। गुसू जाने की बात सुन के वी चांग से और चांग से सारन थोड़ा सा कहीं ना कहीं डर जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने बचपन से ही वीन को हमेशा अपने साथ रखा है, उसे बहुत ही प्यार से अपने आंखों के सामने बड़ा किया है, और ऐसे एक अनजान शहर में, वो भी इतने बड़े शहर में, अपने बच्चे को अकेला छोड़ना किसी भी पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा तो हेजिटेशन का कारण बन ही जाता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वहाँ का माहौल कैसा होगा, वहाँ अगर उनके बच्चे को उनकी ज़रूरत पड़ी तो वो क्या उस समय पहुँच पाएंगे। काफ़ी सारी बातें उनके दिमाग में चल रही थी, पर वो वीन की खुशियों को देखते हैं, उसके सपनों को, इसलिए वो कुछ नहीं कहते। वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे का सपना टूट जाए, पर वो अंदर से कहीं ना कहीं थोड़े बहुत डरे हुए थे सोसाइटी की वजह से। खैर, डिनर के बाद वीन अपने कमरे में जाता है। वीन अपने बेड पे लेटता है और इधर से उधर बस रोल किए जा रहा था, क्योंकि वीन बहुत 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 ही हैप्पी था। ऐसे ही देखते हुए एक वीक पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, जहाँ वीन ने सारे डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ जितने भी रिक्वायरमेंट थी, सब कुछ फुलफिल कर दिया था और उसने कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया था। आज वीन को फाइनली अपना ये टाउन छोड़ के गुसू के लिए निकलना था, जहाँ वीन अभी अपने सारे सामान को पैकिंग करने में लगा हुआ था। वहीं वी चांग से और चांग से सारन भी वीन की हेल्प कर रहे थे। तभी चांग से सारन पूरे एक बैग भर के वीन के लिए काफ़ी सारे खाना और रेडीमेड आइटम्स को भर देती हैं। भरते हुए कहती हैं, वीन ये सब तुम एकदम टाइम पे खाना, ठीक है, और अपनी हेल्थ के साथ बिल्कुल भी लापरवाही मत करना। ये लो, ये सारे इस बैग में वूलन कपड़े हैं, मैंने सुना है कि गुसू में ठंड काफ़ी पड़ती है। वीन अपना ख्याल रखना, ठीक है, और तुम वहाँ पतले कपड़े पहन के बिल्कुल मत घूमना। वीन की मॉम वीन की केयर किए जा रही थी, जिसे देख के वीन कहता है, मॉम अब मैं कॉलेज में जा रहा हूँ, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, आप टेंशन मत लो, मैं अपना पूरा ख्याल रख लूँगा, ठीक है। इस पे उसकी मॉम कहती हैं, ठीक है वीन, अपना अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है, और अपने सब प्रेजेंट हमेशा टाइम पे लेते रहना, ठीक है ना। इस पे वीन कहता है, ओके मॉम, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं सब समझ गया, अब चलो सारी पैकिंग हो गई है, मुझे निकलना होगा। इस पे उसकी मॉम कहती है, हाँ हाँ चलो चलो। फिर वी चांग से सारन यान ली सभी वीन को छोड़ने उसके कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। यूनमग से गुसू का सफर लगभग 6 घंटे का था। फाइनली ट्रैवल करके वो लोग गुसू यूनिवर्सिटी के गेट पे खड़े थे, जहाँ इतने बड़े यूनिवर्सिटी को देख के वीन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वीन उस पूरे कॉलेज को देखते हुए कहता है, वाओ, ये कितना बड़ा कॉलेज है, जैसा सोचा था उससे भी बड़ा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये कह के वो लोग अंदर जाने लगते हैं। ऑब्वियसली वीन एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट था, तो उसे स्कूल फी प्लस एकोमोडेशन सब कुछ फ्री में मिल रहा था। वीन अपने हॉस्टल में जाता है, वो वहाँ जाके काउंटर पे बात करता है, जहाँ वीन को उसके रूम की कीज दे दी जाती हैं। वीन अपने पेरेंट्स के साथ अपने हॉस्टल में आता है, अपने कमरे में, जहाँ उसे ये कमरा उसके एक और फ्रेंड के साथ शेयर करना था। ये रूम 2 लोगों के लिए था। वीन उस कमरे को देखता है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल था और 2 लोगों के रहने के लिए बिल्कुल परफेक्ट। वहाँ पे सारी ज़रूरत की चीज़ें भी थीं। वीन काफ़ी हैप्पी था
उसकी मदर अच्छे से उसकी हेल्प करती हैं उसके सारे सामान को सेटल करने के लिए। वो लोग सारा सामान सेटल करके बैठे हुए थे कि तभी उस कमरे में एक और पर्सन आता है जो कि कोई और नहीं बल्कि वीन का रूममेट नी हुएसांग है। नी हुएसांग भी यहाँ एक ओमेगा है। नी हुएसांग इतने लोगों को अपने कमरे में देखता है तो हैरान होता है। तभी वीन कहता है, तुम ही इस रूम में रहते हो ना? इस पे नी हुएसांग कहता है, हाँ, मेरा नाम नी हुएसांग है। जिस पे वीन भी उसे खुद को इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है कि वो उसका न्यू रूममेट है। इस पे वीन और नी हुएसांग दोनों ही एक दूसरे से हैंडशेक करती हैं और फिर बातें करने लगती हैं। जहाँ नी हुएसांग वीन के पेरेंट्स से भी अच्छे से बातें करता है और उसे अश्योर कराता है कि उन्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। जहाँ फाइनली कुछ देर बातें करने के बाद वीन के पेरेंट्स उसे हक करते हैं और उसे गुड बाय विश करके वहां से चले जाते हैं। उनके पेरेंट्स काफी उदास थे। आफ्टर ऑल उनका बच्चा उनसे दूर जो रह रहा है, पर वो क्या कर सकते थे। वो लोग वहां से चले जाते हैं। अब वीन और नी हुएसांग अपने कमरे में थे, जहाँ वीन और नी हुएसांग की आपस में काफी अच्छी जम जाती है। वो लोग काफी सारी बातें करते हैं, जहाँ हुएसांग उसे कॉलेज लाइफ के बारे में बताता है, जिस पे वीन कहता है कि उसे इतना कैसे पता। इस पे हुएसांग कहता है, दरअसल मेरे बड़े भाई नी म्यूंजे वो भी यहीं से पढ़े हुए हैं, इसलिए उन्होंने ही मेरा एडमिशन यहाँ पे कराया है। ये कॉलेज लेंस का है, जहाँ लेंस पूरे चाइना के नंबर 1 बिजनेसमैन है। उनकी काफी सारी डिफरेंट सेक्टर्स में बिजनेस है, जिसमें से ये टॉप मोस्ट कॉलेज भी लेंस का ही है। और मेरे दागे और जो लेंस के जो फर्स्ट हायर हैं लेंसिचेन, वो लोग क्लासमेट थे और काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स भी, इसीलिए मेरे दागे ने भी मेरा एडमिशन यहीं पे करवा दिया है। इस पर वीन कहता है, ओह, मैं स्कॉलरशिप पे आया हूँ। जिस पे वह सांग कहता है, ओह, फिर तो तुम पढ़ने में काफ़ी अच्छे होगे। वेल, मेरा पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता है। खैर छोड़ो, चलो हम लोग सो जाते हैं अब, हमें कल सुबह जल्दी उठना होगा। ये कॉलेज अपने रूल्स को लेके काफ़ी स्ट्रिक्ट है। चलो चलो अब जल्दी सो जाओ। ये कह के वो दोनों सो जाते हैं। जहाँ सीन अब दूसरे साइड शिफ्ट होता है, एक क्लब में, जहाँ क्लब के एक वीआईपी रूम में काफ़ी सारे लड़के बैठे थे जो कि काफ़ी ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहे थे। उनके साथ काफ़ी सारी ओमेगास भी बैठी हुई थी। वो सभी ड्रिंक कर रहे थे। तभी उनमें से एक लड़का कहता है, ओ, तो कल से हमारा कॉलेज स्टार्ट होने वाला है, वेरी बोरिंग। इस पे एक और लड़का कहता है, बोरिंग? मुझे तो ये एक्साइटिंग लग रहा है। आफ्टर ऑल कल से हमें काफ़ी मज़ा आने वाला है। कल जूनियर्स आने वाले हैं और हमें उनकी रैगिंग करने में काफ़ी मज़ा आएगा, है ना लैनवांग जी? वहीं पास में एक और लड़का बैठा था जो कि ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहा था, जो कि कोई और नहीं, लेंस का सेकंड हायर लैन वांग जी था, जो कहता है, मज़ा तो बहुत आएगा उन जूनियर्स को परेशान करने में। और वैसे भी कॉलेज में क्या पढ़ाई हो रहा है और नहीं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम तो बस कॉलेज जाएंगे और मस्त मजे करेंगे। कल उन जूनियर्स को परेशान करेंगे, ओमेगास के साथ फ्लर्ट करेंगे, बस हमें क्या करना है। इस पर उसके फ्रेंड्स कहते हैं, हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये कह के वो लोग ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहे थे। वहीं आधी रात के 2 बजे एक लड़का अपने बाइक से अपने घर में आता है और पैर दाब के चोरी छुपे अपने कमरे में जा रहा होता है कि तभी एक आवाज आती है जो कहती है, ओह, तो फाइनली तुम्हें घर का रास्ता याद आ गया। ये आवाज सुनने के साथ ही लैन वांग जी, हाँ, वो लड़का लैन वांग जी ही था जो कि रात के 2 बजे क्लब से वापस आया था। वो रुक जाता है और रुक के सोफे की ओर देखता है, जहाँ सोफे पे लैन चिरैन बैठे थे। लैन चिरैन वांग जी को देख के गुस्से में कहते हैं, ये क्या टाइम है घर आने का? और ये तुमने इतनी ड्रिंक कर रखी है। तुम्हें कितनी बार कहा है कि सुधर जाओ, लेकिन नहीं, तुम्हें
तुम पे कोई भी असर नहीं करता है। इस पे वांग जी कहता है, डैड ये क्या बातें कर रहे हो? मैं कहाँ कुछ करता हूँ, मैं तो इतना शरीफ हूँ। इस पे चिरैन गुस्से में कहते हैं, हाँ वो तो मुझे दिख रहा है। तुम सिर्फ अपने दोस्तों के साथ क्लब में जाओ, पार्टीज करो और पता नहीं क्या क्या करते रहते हो। पढ़ाई लिखाई से तो तुम्हारा कोई लेना देना ही नहीं है। कितने मुश्किल से तुमने कॉलेज का फर्स्ट ईयर पास किया है, वो भी मैं ये कहूँ कि तुम्हें कराया गया है, क्योंकि पढ़ाई तो तुमसे होती नहीं है। तुम सिर्फ लाइंस का नाम डुबाने में लगे हुए हो। तुम अपने भाई को क्यों नहीं देखते? इस पे लैन वांगजी कहता है, डैड 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 मैं मेरे भाई के जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो आप मुझे उनसे कंपेयर करना बंद कर दो और मैं जैसा हूँ वैसा ही रहने वाला हूँ, तो आप इसकी आदत डाल लो। ये कह के वांगजी अपने कमरे में चला जाता है, जहाँ चिरैन गुस्से में उठ के अपने कमरे में वापस आ जाते हैं। और ऐसे ही ये रात बीत जाती है। सीन अगले दिन शिफ्ट होता है, जहाँ अगले दिन वीन और नेवेसांग अपने कमरे में जल्दी जल्दी तैयार हो रहे थे, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने कॉलेज के पहले दिन ही थोड़ा लेट हो चुके थे। वहीं कॉलेज में आज वांगजी की गैंग, जिसमें वांगजी, सुयांग, वेंसु, वेन चाओ, म्यांग म्यान और वेनकिंग है, ये लोग कॉलेज के गेट पे मस्त बैठ के स्टूडेंट्स की रैगिंग लेने में लगे हुए थे। विंग और वेसांग जैसे ही दौड़ते हुए कॉलेज पहुंचते हैं कि तभी कॉलेज में ही वांगजी की गैंग विंग का रास्ता रोकते हुए कहती है, ओह हे जूनियर्स, चलो 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 इधर आओ। ये सुनने के साथ ही विंग और वेसांग उधर देखते हैं, जहां वांगजी अपने पूरे गैंग के साथ बैठा था। वहीं वेसांग, जो कि ऑलरेडी वांगजी को जानता था, वो कहता है, देखो वांगजी, हमें चुपचाप क्लास में जाने दो, ठीक है, हमें लेट हो रहा है। ये सुनते ही वेसांग को देख के वांगजी कहता है, ओह तो तुम भी हो। देखो मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, समझे ना? ऑब्वियसली क्योंकि तुम मेरे दागे के फ्रेंड के भाई हो, तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं अपने पे आ गया ना तो तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। ये कह के वांगजी उसे गुस्से में देखता है, जहाँ वेसांग डर के मारे थोड़ा साइड हो जाता है और फिर से कहता है, देखो हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, हमें जाने दो। जिस पे वांगजी कहता है, हाँ तो तुम्हें रोका किसने है, चलो जाओ यहाँ से, मुझे तो इस सुमेगा से बात करनी है। ये कह के वो वीन को पॉइंट आउट करता है, जहाँ वीन पहली बार इस तरह का माहौल देखता है, ऑब्वियसली क्योंकि उसके स्कूल में या फिर उसके घर पे किसी ने कभी उसे इस तरह से तो नहीं बात की थी। वीन थोड़ा सा डर भी जाता है। वेसांग उसे छोड़ के अपनी क्लास की ओर चला जाता है। विंग डरा सहमा सा वांगजी के सामने खड़ा था। तभी वांगजी कहता है, ओह जूनियर है ना, चलो तो तुमसे क्या करवाया जाए। वांगजी विंग को देखने लगता है। तभी वेन चाओ कहता है, वेल तुम कुछ ज्यादा ही टिपिकली ड्रेसअप होके नहीं आए हो। आई मीन कम ऑन, हम लोग कॉलेज में हैं, तो इस तरह से खुद को इतना ज्यादा ड्रेसअप करना, ढक के रखना अच्छा नहीं लग रहा है। एक काम करो, चलो अपनी ये ऊपर की टॉप उतारो और हमें डांस करके दिखाओ। ये सुनते ही वी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि वो लोग इस तरह की गंदी बातें कर सकते हैं। तभी वी कहता है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, समझे? और अगर तुम लोगों ने मुझे ज्यादा परेशान किया तो मैं सीधे तुम सबकी कंप्लेन प्रिंसिपल से कर दूंगा। ये सुनने के साथ ही वो सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, ओह कंप्लेन करोगे हमारी, वो भी प्रिंसिपल से? तभी वांगजी वीन के पास आता है और टाइटली उसकी हेयर्स को ग्रैब करते हुए कहता है, अच्छा कंप्लेन करोगे? हाँ, क्या तुम्हें पता भी है कि ये कॉलेज किसका है? हाँ, मेरे फादर का है ये कॉलेज, और तुम मेरी ही कंप्लेन करोगे? सच में? क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा ये कॉलेज का पहला दिन ही आखिरी दिन बन जाए? वी को काफी पेन हो रहा था। वो फिर भी जैसे तैसे करके वांगजी से अपना हाथ छुड़ाता है और कहता है, मुझे बस अपनी पढ़ाई करनी है, मुझे तुम लोगों से कोई भी मतलब नहीं रखना है, मुझे जाने दो। ये कह के वीन आगे बढ़ने लगता है कि तभी वांगजी अपना पैर लगा देता है और वीन वही मुंह के बल गिर जाता है।
जिसपे सभी हंसने लगते हैं। वहीं म्यान म्यान कहती है, ओ वैसे तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस देख के लग नहीं रहा है कि तुम किसी रिच फैमिली से आते होगे। कहीं तुम स्कॉलरशिप स्टूडेंट तो नहीं? ये कह के तो और सब जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, ओह तो क्या बात है, अगर तुम्हें अपनी स्कॉलरशिप की परवाह है ना तो चुपचाप हम जैसा कहते हैं वैसा करते जाओ, वरना हमें बिल्कुल देर नहीं लगेगी तुम्हें इस कॉलेज से बाहर फेंकवाने में, समझे ना। वीन को काफी गुस्सा आता है। वो जैसे तैसे करके खड़ा होता है कि तभी वांग जी कहता है, चलो कम ऑन, अब जल्दी से अपने ये टॉप उतारो। वीन को बर्दाश्त ही नहीं होता है और वो गुस्से में आके वांग जी को सबके सामने एक थप्पड़ खींच के लगाता है। जैसे ही ऐसा वीन करता है, आसपास के जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट से सभी शॉक्ड हो जाते हैं और अपना अपना फोन निकाल के तुरंत इसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। वांग जी को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि जिंदगी में पहली बार किसी ने उस पे हाथ उठाया था। उसे हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो तुरंत वीन का गाल पकड़ता है और उसे प्रेस करते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाँ ये सब करने की? तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया है? तभी वीन कहता है, और तुम्हें पता है कि तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? हाँ, तुम हमारे कॉलेज के सीनियर्स हो, है ना? तो तुम्हारा फर्ज ये बनता है कि तुम जूनियर्स की हेल्प करो, न कि इस बात का शो ऑफ करो कि ये कॉलेज तुम्हारे फादर का है और दूसरे को टॉर्चर करो। ये कह के वीन अपना हाथ वांग जी से छुड़वाता है और वहां से चला जाता है। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी जिन जिन लोगों ने वो फोटोज और वीडियोस बनाई थी, वांग जी घूर के उन सबकी तरफ देखता है और कहता है, सबके सब अपने फोन से इन सबको डिलीट करो, और अगर मुझे पता चला कि ये कहीं पे भी पोस्ट हुआ है तो फिर तुम सबकी खैर नहीं। वांग जी के ऐसा कहते ही सभी डर जाते हैं क्योंकि वांग जी भले ही कॉलेज में सेकेंड ईयर में हो, लेकिन वांग जी से पूरा कॉलेज डरता है, ऑब्वियसली क्योंकि ये कॉलेज उसके फादर का ही है। सभी डर जाते हैं और सभी जानते हैं कि वांग जी किस टाइप का इंसान है। उसे पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ दूसरे को परेशान करना, हर रोज नए नए ओमेगास के साथ फ्लर्ट करना, नाइट स्पेंड करना, यही उसका नेचर है। सभी वांग जी के नेचर को अच्छे से जानते हैं, इसलिए डर के मारे सभी अपना अपना फोन बंद कर लेते हैं। बट कॉलेज में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, सब में कानाफूसी शुरू हो जाती है और बातें पहुंचते पहुंचते पूरे कॉलेज में फैल ही गई थी। जहाज कॉलेज में सभी सिर्फ इसी बारे में बात कर रहे थे कि एक ब्रेव ओमेगा है जिसने वांग जी को सबक सिखाया है। कुछ वीन को सपोर्ट कर रहे थे, वहीं कुछ ओमेगास जो वांग जी के हैंडसम चेहरे और उसके पैसे पे मरती हैं, वो वीन से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी। खैर, वीन तो अपने क्लास में चला जाता है। वीन सामने वेसांग को देखता है। वेसांग उसे अपने पास बुलाता है तो वीन भी वहां जाके बैठ जाता है। तभी वेसांग कहता है, वीन आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें वहां छोड़ दिया, पर तुम जितना हो सके उतना वांग जी से दूर रहो क्योंकि वो बिल्कुल भी सही आदमी नहीं है। वीन कुछ भी नहीं कहता है, ऑब्वियसली क्योंकि वो जानता था कि बाहर में कोई भी किसी का नहीं होता है। मुसीबत पड़ने पे सभी साथ छोड़ देते हैं। वीन कुछ भी नहीं कहता और अपनी क्लासेस अटेंड करने लगता है। वहीं इधर वांग जी गुस्से में गार्डन में घूमे जा रहा था और कह जा रहा था, उस ओमेगा की इतनी हिम्मत कि उसने मेरे सबके सामने मेरा इंसल्ट किया, मुझे थप्पड़ मारा, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। वांग जी गुस्से में इधर से उधर चल रहा था और वहीं उसके सारे दोस्त बैठ के उसे देखे जा रहे थे। तभी वांग जी का फ्रेंड वेन चाओ कहता है, वांग जी कम ऑन ड्यूड, इस तरह चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा। उसने सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती की है तो तुम्हें उससे बदला लेना होगा और तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे उसका ये ईगो, ये प्राइड पूरे कॉलेज के सामने डिस्ट्रॉय हो जाए। इस पे वांग जी कहता है, और मुझे क्या करना होगा? जिस पे वेन चाओ कहता है, एक काम करो, वैसे भी आज तक तुमने न जाने कितने ओमेगास के साथ वन नाइट स्टैंड किया है, तो क्यों ना तुम इसके साथ भी वही करो। इसे अपने प्यार में गिराओ, इसके साथ नाइट स्पेंड करो और उसकी फोटोज ले लो और फिर
उसे ब्लैकमेल करो, उसे वायरल कर दो। वांग जी ये सुनता है और उसे ये आइडिया काफी अच्छा लगता है। उसे लगता है कि शायद वो इसी तरह अपना बदला ले सकता है और वो कहता है डन, मैं अब ऐसा ही करूंगा। इस पे वेंचाओ कहता है वैसे सोच लो, ये आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। इस पे वांग जी कहता है वांग जी, कोई भी चैलेंज नहीं हारता और अब तो मैं ऐसा करके रहूंगा। ये सुनने के साथ ही उसके सारे फ्रेंड्स हंसने लगते हैं। कॉलेज ओवर होने के बाद वांग जी जैसे ही कॉलेज गेट पे आता है कि उसकी नजर एक बार विंग पे पड़ती है। वो एक नजर उसे देखता है और फिर वहां से चला जाता है। उसके बाद सीन सीधे अगले दिन का देखते हैं, जहां सुबह विंग एज यूजुअल न्यू सांग के साथ अपने कॉलेज में आता है। वहीं विंग एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज वो कॉलेज बुलीज फिर से उसे गेट पे ही मिलेंगे। विंग ने खुद को इसके लिए प्रिपेयर रखा था, लेकिन आज वहां पे कोई भी उसे बुली नहीं करता है। विंग इस बात से रिलीफ फील करता है और सीधे अपने क्लास की तरफ चला जाता है। विंग के क्लास के गेट पे कुछ ओमेगा गर्ल्स खड़ी थीं। जैसे ही विंग वहां से गुजरता है कि अचानक से एक ओमेगा अपना पैर लगा देती है और विंग सीधे मुंह के बल वहीं क्लास में गिर जाता है। विंग को काफी जोरों से चोट लगती है, जिसके बाद वो सभी गर्ल्स उस पे हंसने लगती हैं। तभी उनमें से एक लड़की कहती है ओ, तुम तो गिर गए, क्या तुम्हें चोट लग गई? तभी एक और लड़की कहती है अरे वो गिरा नहीं है ना, वो बिल्कुल अपनी सही जगह पे पहुंचा है, तुमने उसे उसकी सही जगह पहुंचा दी है ना। तुम जैसे लोगों की हमारे कॉलेज में यही जगह है, तुम यही डिजर्व करते हो। ये कह के फिर से सब हंसने लगते हैं। वो ओमेगास विंग को कई तरह की बातें सुनाती हैं। विंग को बहुत ही बुरा लगता है, पर विंग खुद को काफी मजबूत बनाता है और उठ के उन लोगों को गुस्से में देखता है और कहता है मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है, तो मुझसे जितना हो सके उतना दूर रहो। ये कह के वो अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है। लेकिन पता नहीं क्यों आज विंग के खुद के क्लास के सारे स्टूडेंट्स उसे बुली करने पे लगे हुए थे। विंग जैसे ही अपनी सीट पे जाके बैठता है कि तभी एक बॉय आता है और वो पूरे डस्टबिन में जितना कचरा था उसको विंग के ऊपर डाल देता है और हंसते हुए कहता है ओ सॉरी सॉरी सॉरी, लगता है गलती से गिर गया, दरअसल मुझे ये कचरा कचरे पे ही फेंकना था और मुझे यहाँ तुम ही कचरा दिखे है ना, देखो ना तुमसे कैसी स्मेल आ रही है। ओह, ये कह के वो लड़का हंसने लगता है और ये देख के सारा क्लास विंग का मजाक उड़ाने लगता है। विंग को अब रोना आ रहा था। वो जल्दी से वहां से उठ के सीधे वॉशरूम में जाता है। विंग वॉशरूम का गेट बंद करके खुद को शीशे में देखता है। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे, ऑब्वियसली, क्योंकि विंग भी एक इंसान ही है और जब सारे मिलके किसी एक इंसान को टॉर्चर करने लगे तो उसके लिए ये सब कुछ सहना काफी मुश्किल हो जाता है। तभी विंग अपने आंसू साफ करता है और खुद को क्लीन करता है अच्छे से और कहता है नहीं, मुझे ब्रेव बनना होगा, मैं ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकता। आफ्टर ऑल मेरे कितने सारे ड्रीम्स हैं, अगर मैं यहाँ से वापस गया तो फिर मॉम डैड मुझे कभी भी बाहर तो नहीं आने देंगे पढ़ने के लिए और मेरे सारे सपने, मेरी सारी ड्रीम्स सब टूट जाएंगे। मुझे इन सबसे बोल्डली फाइट करना होगा। ये सोच के विंग खुद को मजबूत बनाता है और जैसे तैसे करके बाहर आता है। विंग जैसे ही बाहर आता है तो हॉल में कुछ लोग उसे देख के बातें करने लगते हैं। कुछ उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं अरे अरे देखो कहाँ से इतनी बुरी स्मेल आ रही है। तभी एक लड़की कहती है हाँ मुझे भी कुछ बहुत ही गंदा सा स्मेल आ रहा है। अरे मैं कैसे भूल गई कि हमारे कॉलेज में कुछ है यहाँ पे कचरा लोग, और कचरा लोग में से ही ऐसी कचरे की स्मेल आती है। ये कह के फिर से सब उसका मजाक बनाने लगते हैं। विंग किसी को कुछ कह भी नहीं सकता था क्योंकि वो जानता था अगर वो इनमें से किसी को कुछ भी कहेगा तो ये सारे अमीर बाप के बच्चे हैं, वो विंग को तुरंत ही इस कॉलेज से निकलवा देंगे और विंग की स्कॉलरशिप भी कैंसिल हो सकती है। इसलिए विंग
कुछ भी नहीं कहता है। वो बस ब्रेव बन के सीधे अपने क्लास में जाता है और अपने क्लासेस को अटेंड करता है। ऐसे ही वीन का आज का दिन निकल जाता है। अब अगले दिन भी वीन के साथ ऐसे ही सभी मिलके उसे बुली करने लगते हैं। पता नहीं क्यों पूरे कॉलेज, उसके क्लास, सभी वीन को बस बुली करने में लगे हुए थे। वीन को कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। वीन जब उस रोज कैंटीन में लंच करने जाता है, तभी एक बच्चा अपना पैर लगाता है और वीन का लंच गिर जाता है, जिसके बाद सभी फिर से उसका मजाक बनाते हैं। वहीं एक लड़का अपने खाने को लेके आता है और उसे वीन के ऊपर डाल देता है। वीन ये सब कुछ देख के तुरंत वहां से भाग जाता है वॉशरूम में। वो अपने यूनिफॉर्म को साफ करने लगता है। जैसे तैसे करके वीन उस यूनिफॉर्म को साफ करता है, लेकिन उस पे खाने के दाग अभी भी रह गए थे, जिसे देखने के बाद फिर से लोग उसका मजाक बनाते हुए कहते हैं, ओह ये कितना गरीब है ना। हाँ देखो, बेचारा यूनिफॉर्म भी अफोर्ड नहीं कर सकता है, हैसियत है नहीं और चले आया मुंह उठा के बड़े से कॉलेज में। हाँ, हम लोगों की बराबरी करोगे तुम, देखो जरा अपनी औकात। ये कह के वो लोग वीन को फिर से धक्का देते हैं। वीन दौड़ते हुए सीधे वहां से टेरेस पे चला जाता है। तभी वीन अपने बैग से एक हैंडी प्लस निकालता है और अपने चोट पे उसको लगा लेता है। वो कुछ देर वहीं बैठा था कि तभी उसे आवाज सुनाई देती है कुछ लोगों के बात करने की। वीन जैसे ही जाके उनकी बातें सुनता है, तो जिसमें एक ओमेगा लड़की कहती है, अरे यार तो क्यों उस वीन को इतना टॉर्चर करती है, उसने तेरा क्या बिगाड़ा है। आफ्टर ऑल वो हमारा ही क्लासमेट है ना। जिसपे एक लड़की रहती है जो कहती है, तुम्हें पता है हमें ये सब करने को किसने कहा है? लैन वांगची ने। ओ गॉड, मुझे तो उसने ये भी कहा है कि अगर मैं उसे बुली करूंगी और सबसे करवाऊंगी भी, तो फिर वो मुझे अपने साथ डेट पे ले जाएगा और हम नाइट भी स्पेंड करेंगे। और मैं इतना अच्छा गोल्डन मौका कैसे छोड़ सकती हूँ। तू तो जानती है कि वो मेरा सबसे बड़ा क्रश है, इसलिए मैं उस वीन को जितना हो सके उतना बुली भी करूंगी और सबसे करवाऊंगी भी, क्योंकि ऑब्वियसली वो लड़की उस क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की थी और रिच भी, जिससे सभी लड़के और लड़कियां, आई मीन अल्फा और ओमेगास, सभी उसे काफी पसंद करते थे और उसकी गुड बुक लिस्ट में रहना चाहते थे। और उसी के कहने पे सभी वीन को बुली कर रहे थे। जहां वीन को पता चलता है कि ओह, तो इन सब के पीछे फाइनली लैन वांगजी है, जिसने उसे ऑफर किया था कि वो लड़की के साथ नाइट स्पेंड करेगा। वीन को ये सुन के काफी गुस्सा आता है। उसके बाद वो लड़कियां वहां से चली जाती हैं। वीन का मन तो कर रहा था कि सीधे वांगजी का गला दबा दे, पर वो क्या करता, वो खुद को रोक लेता है। अगले दिन जब कॉलेज में वीन फिर से कैंटीन में बैठ के लंच कर रहा था, तभी एक अल्फा आके उसके ऊपर सीधे जूस गिरा देता है और उसको बहुत कुछ कहने लगता है। वीन उस अल्फा को गुस्से में देख रहा था कि तभी वीन की नजर जाती है सामने बैठे लैन वांगजी पे, जो कि अपने दोस्तों के साथ वहां बैठा हुआ था और वीन को देख के स्माइल कर रहा था। ये देख के वीन को बहुत ही गुस्सा आता है। वो सीधे अपना जूस का ग्लास उठाता है और वांगजी के पास जाके उसके ऊपर डाल देता है। ये देख के वांगजी गुस्से में उठते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? इस पे वीन कहता है, अच्छा मेरी प्रॉब्लम तुम्हें क्या लगता है? हाँ, मुझे पता नहीं है कि मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। ये कह के वीन वांगजी का कॉलर पकड़ लेता है। वो गुस्से में कहता है, तुम इतने गिरे हुए हो, मुझे ये नहीं पता था। हाँ, मुझसे बदला लेने के लिए, मुझे टॉर्चर करने के लिए तुमने ये सब कुछ किया। मुझे पता नहीं है कि तुम ये सब कुछ करवा रहे हो। वीन बहुत ही गुस्से में था, जिसे देख के अब वांगजी को भी बहुत गुस्सा आने लगता है। तभी वो कहता है, चुपचाप मेरा कॉलर छोड़ दो, समझे ना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक ओमेगा हो। इसके बाद वीन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो सीधे एक थप्पड़ खींच के वांगजी को मारता है और कहता है, तुम घटिया इंसान हो,
ये कह के विंग वहां से चला जाता है, जहां फिर से आज दूसरी बार वांगजी की सबके सामने बेइज्जती होती है। अब ये सब कुछ वांगजी के लिए उसके बर्दाश्त के बाहर हो गया था। दरअसल वांगजी ने सोचा था कि हो सकता है कि विंग उस दिन ब्रेव बन रहा हो, पर जो उसके फ्रेंड्स ने चैलेंज दिया है उसे करने से अच्छा क्यों ना मैं उसे पूरे स्कूल पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स से टॉर्चर करवाऊं। इससे वो खुद ही हार मान लेगा। ये सोच के वांगजी ने उस लड़की को कहा था, क्योंकि वो जानता था कि वो लड़की कॉलेज में काफी पॉपुलर है और सभी उसके पीछे पड़े हुए हैं। वांगजी ने उसे ऑफर दिया था और वांगजी इतने दिनों से ये सब कुछ एंजॉय भी कर रहा था, पर फाइनली आज वांगजी की फिर से बेइज्जती हुई थी और अब उसका गुस्सा सातवें आसमान पे था। वो गुस्से में वहां से उठता है और अपनी बाइक लेके कॉलेज से चला जाता है। वही वीन रात को अपने हॉस्टल में आता है, तो आज वहां पे न्यू नहीं था। तभी वीन न्यू को मैसेज करता है, जिसपे हुएसांग कहता है कि उसे उसके दागे ने बुलाया है, तो वो घर जा रहा है। जिसके बाद वीन अपना डिनर करके सो जाता है। जहां वीन की आधी रात में नींद खुलती है, तो वीन को नींद में ही अपने पास कोई सोया हुआ महसूस होता है। वीन अपने हाथ उधर मूव करता है और जैसे ही उसे फील होता है कि पास में कोई इंसान है, वीन झटके के साथ उठ जाता है और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि वीन के पास कोई और नहीं बल्कि लैन वांगजी सो रहा था। और वीन ये देखने के साथ ही जोर से चीखता है, जिसकी वजह से वांगजी भी जग जाता है और वो वीन की ओर देख के एक डेविल स्माइल देता है, जहां वीन कांपते हुए कहता है, ना ये सब ख्वाब है ना? तुम यहाँ कैसे आ सकते हो? और मैं? तभी वीन की नजर कमरे पे जाती है, तो वीन को एहसास होता है कि ये कोई बहुत ही ज्यादा लग्जरियस होटल का कमरा लग रहा है। ये वीन का हॉस्टल तो नहीं है। वीन अब कंफ्यूज्ड और शॉक दोनों हो जाता है। वो डरी भरी नजरों से वांगजी को देखता है और कहता है, ये सब कैसे हुआ? हाँ, मैं तो अपने हॉस्टल के कमरे में सो रहा था ना। जिसपे वांगजी उसे देख के स्माइल करते हुए कहता है, हाँ, और मैं तुम्हें वहां से यहाँ ले आया हूँ। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? ये कह के वांगजी स्माइल करता है, जिसपे वीन कहता है, ये क्या बदतमीजी है? हाँ, तुम ये सब कुछ करके क्या साबित करना चाहते हो? इस पे वांगजी कहता है, साबित? कुछ भी नहीं, मुझे बस मेरे उस इंसल्ट का बदला लेना है। भूलो मत कि आज तुमने सबके सामने मुझे क्या क्या कहा था। मुझे तुमने कैरेक्टरलेस कहा था, है ना? ये कहा था ना? इस पे वीन कहता है, जो कि तुम हो। हाँ, तुमने उस लड़की को क्या ऑफर दिया था कि वो तुम्हारे साथ सोएगी, और उसके बदले में उसे मुझे बुली करवाना होगा, तो तुम हो कैरेक्टरलेस। जिस पे वांगजी कहता है, अपनी बकवास बंद करो। जिस पे वीन कहता है, मैंने बिल्कुल सही कहा था। तभी वांगजी कहता है, और क्या कहा था तुमने? याद करो, तुमने ये कहा था मुझे कि हाँ, मेरे पेरेंट्स कैसे हैं, मेरी माँ कैसी है, हाँ, जिसने मुझे संस्कार नहीं सिखाया, ये कहा था ना तुमने। ये कह के वांगजी वीन का माउथ को कस के पकड़ लेता है, जिसपे वीन कहता है, मुझे मेरे वर्ड्स का कोई रिग्रेट नहीं है। मैंने सही कहा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें संस्कार नहीं सिखाए। अगर सिखाया होता तो आज तुम इतने बदतमीज नहीं होते। ये सुनने के साथ ही वांगजी का गुस्सा सातवें आसमान पे था। तभी वो कहता है, आज मैं तुमसे सबका बदला लेके रहूंगा। मैं बहुत कैरेक्टरलेस हूँ ना, मुझे संस्कार नहीं है ना? बिल्कुल सही कहा। तो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैरेक्टरलेस होना किसे कहते हैं। ये कह के वांगजी वीन को सीधे धक्का दे देता है और वीन पेट पे गिर जाता है। उसके बाद वांगजी खड़ा होता है और सीधे अपने शर्ट के बटन्स को ओपन करना स्टार्ट कर देता है। ये देख के वीन बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तभी वो कांपते हुए कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? इस पे वांगजी कहता है, वही सच कर रहा हूँ जिस बारे में तुमने सबके सामने आज मुझे कहा था। मैं कैरेक्टरलेस हूँ, है ना?
मुझे मेरी माँ ने तमीज नहीं सिखाई, बिल्कुल सही कहा। तो मैं हूँ बदतमीज, और अब मैं वही करने जा रहा हूँ। ये कह के वांग जी अपनी शर्ट की सारी बटन खोल देता है। उसके बाद वो अपनी पैंट के बेल्ट को निकालता है। विंग बहुत ही डर गया था। वांग जी सीधे विंग के क्लोज आने लगता है। वहीं विंग बेड पे धीरे धीरे पीछे की ओर होने लगता है। तभी वांग जी विंग का एक लेग पकड़ता है और उसे अपने पास खींच लेता है। विंग वांग जी के नीचे था और वांग जी पूरी तरह से विंग के ऊपर था। वो इंटेंसली विंग को देखे जा रहा था। विंग बहुत डर गया था, बहुत ज्यादा। वो अब रोने लगता है और वांग जी को धक्का देने लगता है, पर वांग जी ने टाइटली उसके हैंड्स को पकड़ लिया था और उसे अपनी बॉडी से प्रेस कर दिया था। विंग कितनी भी कोशिश कर रहा था छूटने की, पर वो खुद को छुड़ा ही नहीं पा रहा था। वांग जी धीरे धीरे करके अपने लिप्स को विंग के फेस के क्लोज लेके आता है। विंग अपना फेस तुरंत ही दूसरे साइड में कर लेता है, जिससे वांग जी विंग का हाथ छोड़ के उसके फेस को पकड़ता है और उसे अपनी साइड करके विंग को सीधे किस करने लगता है। विंग की आंखें शॉक में बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि ये पहली बार था जब विंग ने किसी ने विंग को किस किया हो। वांग जी इंटेंशन के साथ विंग के लिप्स को बाइट करने लगता है, उसे सक करने लगता है। विंग को सांस लेने में भी अब दिक्कत हो रही थी। तभी विंग वांग जी को जोर जोर से उसके बैक पे मारता है, जिससे वांग जी विंग से अलग होता है। विंग काफी डीप ब्रीथिंग कर रहा था, जिसके बाद वांग जी सीधे विंग के नेक पे आता है। अब विंग बहुत ही डर गया था, वो हद से ज्यादा डर चुका था। तभी वह तुरंत वांग जी को फिर से धक्का देता है, लेकिन वांग जी पे कोई असर नहीं होता। जब विंग को लगता है कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकता, तब विंग को भी नहीं पता क्यों, पर ऑटोमेटिकली उसने सीधे वांग जी को गले लगा लिया था, बहुत ही टाइटली, और रोने लगता है और कहता है, प्लीज प्लीज मत करो, प्लीज मेरे क्लोज मत आओ, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। वो भी अब रोने लगता है जोर जोर से और वांग जी से रिक्वेस्ट करने लगता है। जब वांग जी को फील होता है कि विंग बहुत ही ज्यादा डर गया है, तो वांग जी उससे अलग हो जाता है और उसे देखने लगता है, जहां विंग हद से ज्यादा अब डर चुका था। विंग बहुत ही जोर जोर से रोने लगा था, जिसे देख के पता नहीं क्यों, पर आज पहली बार वांग जी को अच्छा नहीं लगता है। उसे विंग के ये आंसू, उसका ये डरा हुआ फेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे नहीं पता कि आखिर क्यों आज पहली बार वांग जी को इस तरह किसी के रोने से फर्क पड़ रहा था। पर वांग जी को गुस्सा आता है और कहता है, तुम सच में बिल्कुल यूजलेस हो, किसी काम के नहीं हो। ये कह के वांग जी वहां से हटता है और अपनी शर्ट को पहनते हुए कहता है, तुम यहीं पे सो जाओ, मैं कल सुबह तुम्हें तुम्हारे हॉस्टल में छोड़ दूंगा। ये कह के वो वहां से चला जाता है। विंग बहुत ही जोर जोर से रोने लगता है। उसने खुद को पूरी तरीके से होल्ड कर लिया था। वो बहुत रोता है और रोते रोते ऐसे ही सो जाता है। अगले सुबह के 5 बजे वांग जी उस कमरे में आता है, तो विंग को सोए हुए दिखता है, जहां वो विंग को जगाता है। वांग जी की आवाज सुनते ही विंग तुरंत डर के उठ के बैठ जाता है, जहां वांग जी कहता है, चलो तुम्हारे हॉस्टल में छोड़ दूं। उसके बाद विंग वहां से उठता है। वांग जी सीधे उसे उसके हॉस्टल के बाहर छोड़ देता है। अपने हॉस्टल को सामने देखते ही विंग को एक रिलीफ फील होता है। विंग अपने कमरे में आता है और तुरंत अपने आप को फ्रेश करता है। फिर विंग सीधे अपने हॉस्टल के वार्डन के पास जाता है और उनसे बात करते हुए कहता है, आपने ऐसा कैसे होने दिया? क्या आपको पता है कि मैं कल अपने रूम में लॉक करके सोया था, फिर कैसे कैसे कोई आएगा और मुझे इस तरह मेरे कमरे से बाहर लेके चला गया और मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ। और आपने क्या किया? जिस पे वो वार्डन कहती है, देखो मैं तुम जैसे लड़के को बहुत ही अच्छे से जानती हूँ, मुझे क्या पता कि तुम कैसे चले गए। हाँ, उल्टा मैं ये सवाल तुमसे करती हूँ कि तुम कितने बेशरम हो कि हमारे कॉलेज का नाम डुबाने में लगे हो। कल रात को किसके साथ गए थे?
किसी अमीर अल्फा को देखा नहीं कि चले गए उसके लिए टांग फैलाने। वीन को ये यकीन ही नहीं होता है कि वो वार्डन उसके साथ ऐसा कैसे कह सकती है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ओमेगाज हैं सभी के पेरेंट्स सिर्फ उन वार्डन पे ही यकीन करके अपने बच्चे को इस तरह घर से इतनी दूर भेज देते हैं, उनके भरोसे छोड़ देते हैं। और जब ये लोग ही इतने लापरवाह होंगे कि किसी का के कमरे के अंदर से कोई आके उसे ले जाए और इन्हें पता ही ना चले, ये तो सीधे सीधे झूठ है, क्योंकि ऑब्वियसली इनमें ये लोग ही मिले हुए होते हैं। वीन अच्छे से जानता था कि वो वार्डन सीधे झूठ बोल रही है, पर उसके पास कोई सबूत नहीं था, वो कुछ नहीं कर सकता था। वीन अपने कमरे में आता है और बैठ के रोने लगता है। जो कुछ भी हुआ उससे वीन बहुत ही डर गया था। वो ये बातें अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता सकता, क्योंकि ऑब्वियसली उसके पेरेंट्स एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। वो क्या ही कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे को सीधा घर बुला सकते हैं, पर फिर क्या, वीन की मेहनत, वीन का इतना साल, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और उसके पेरेंट्स उसे फिर से आगे पढ़ने की इजाज़त भी नहीं देंगे। वीन ये सब कुछ सोच सोच के अब डिप्रेशन में जा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वीन ने आज डर के मारे न तो खाना खाया था, ना ही वो सो पाया था। उसे डर था कि कहीं फिर से कोई ऐसे ही उसे खाने में कुछ दे दे जिससे वीन गहरी नींद में चला जाए, या फिर कोई उसे कमरे में बाहर से आके फिर से ले जाए, उसके साथ कुछ गलत कर दे, तो वीन क्या करेगा। वीन इस डर में न खाता है न सोता है। वीन बहुत डर गया था। ऐसे ही पूरा एक सप्ताह बीत जाता है, जहाँ एक सप्ताह में वीन दिन में तो डर के खा भी लेता था। वो अब हॉस्टल का खाना भी नहीं खाता था, वीन बाहर में जाके खाता था। और रात को तो वो हॉस्टल में शायद ही सोता होगा। उसे बहुत डर लगता था। वीन ने इतने दिन में अपने कॉलेज भी अटेंड नहीं की थी। वो उसकी पढ़ाई भी अब धीरे धीरे डाउन होने लगी थी। आज वीन का टेस्ट था, जहाँ वीन हिम्मत करके कॉलेज जाता है टेस्ट देने के लिए। जैसे ही वीन टेस्ट फिनिश करता है, वो तुरंत वापस अपने हॉस्टल में आ जाता है। वीन ने फिर से अगले दिन से क्लास को अटेंड नहीं किया था। अगले दिन वीन के फोन पे एक मैसेज आता है, जो कि उसकी क्लास टीचर का था, कॉलेज के प्रोफेसर का, जिन्होंने उसे कॉलेज में अपने कैबिन में बुलाया था। वीन खुद को तैयार करता है और हिम्मत करके कॉलेज चला जाता है। थैंकफुली अब कॉलेज में कोई भी उसे बुली नहीं कर रहा था। वीन को इस बात का रिलीफ था। जब वीन प्रोफेसर के कमरे में जाता है, तो वो प्रोफेसर वीन से कहते हैं कि वीन के इस टेस्ट में मार्क्स काफ़ी ज़्यादा कम है। वीन यहाँ का स्कॉलरशिप स्टूडेंट है, और अगर वीन की परफॉर्मेंस ऐसे ही डाउन होती रही तो फिर वीन का ये स्कॉलरशिप भी कैंसिल कर दिया जाएगा। इसलिए वीन को जो फाइनल इस सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स होंगे उसमें अच्छा परफॉर्म करना होगा, अगर वो अपनी स्कॉलरशिप को कंटिन्यू करना चाहता है तो। ये सुनते ही वीन प्रोफेसर को अश्योर करता है कि वो अब हार्डवर्क करेगा। उसके बाद वो प्रोफेसर के केबिन से बाहर आता है। जैसे ही वो बाहर आता है, उसकी नजरें सीधे लैंड वांगजी पे पड़ती है, जिसे देखते ही वीन काफी डर जाता है और वो जल्दी जल्दी वहां से भागने लगता है। वीन अपने हॉस्टल के कमरे में आता है और गेट को लॉक कर देता है। वो खुद को काम करने की कोशिश करता है, खुद को मोटिवेट करता है कि नहीं, वो ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकता। वीन ने बहुत सारे सपने देखे हैं और ये तो कुछ भी नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना कि वीन को ऐसे लोग आगे नहीं मिलेंगे। ऐसे लोग उसे हर जगह मिलेंगे जो उसे आगे बढ़ने से रोकना चाहेंगे, जो उसे कंट्रोल करना चाहेंगे, वीन के साथ कुछ गलत करना चाहेंगे। ऐसे लोग वीन को आगे उसके रास्ते में कितने मिलेंगे। और अगर वीन अभी ही डर गया तो फिर वो आगे कैसे बढ़ेगा। ये सोच के वो खुद को मोटिवेट करता है और अगले दिन तैयार होके फिर से कॉलेज आता है, जहाँ आज कॉलेज में कोई भी वीन को बुली नहीं करता।
विंग चुपचाप अपनी क्लासेस अटेंड करता है। विंग की जब क्लासेस ओवर होती हैं तो वो कैंटीन में जाता है, जहाँ आज कैंटीन में भी कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। विंग एक कॉर्नर में बैठ के अपना लंच कर रहा था कि तभी विंग को सडनली बहुत ही तेज की खांसी आती है और विंग वहाँ पे पानी वो खत्म हो गया था कि अचानक किसी ने विंग के पास पानी बढ़ाया और उसके बैक को रब करने लगता है। विंग जब ये देखता है कि ये पर्सन कौन है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि ये कोई और नहीं लैन वांगजी था। विंग काफी डर जाता है और वो जल्दी से वहां से चला जाता है। अब ऐसा ही होता है, विंग कॉलेज जाता था और अपनी क्लासेस को अटेंड करता था, जहाँ वांगजी अब विंग को स्टॉक करने लगा था, किसी स्टॉकर की तरह। वो दिन भर विंग के पीछे पीछे घूमता। विंग यहाँ तक कि एक कैफे में पार्ट टाइम जॉब भी करता था। विंग के पीछे पीछे वांगजी उस कैफे में भी जाता और बैठ के वहाँ उसे घूरते रहता था। विंग को ये सब कुछ देख के और भी ज्यादा अजीब और डरावना लगने लगा था। अभी एक दिन विंग जब लाइब्रेरी से अपनी कुछ बुक्स को लेके बाहर आ रहा था कि कॉरिडोर में उसे कुछ लड़कों के हंसने की आवाज सुनाई देती है। विंग झांक के देखता है तो कोई और नहीं, वांगजी और उसके गैंग के फ्रेंड्स थे। जहां वो वेंचाओ कह रहा था, क्या हुआ वांगजी, हमने तो तुम्हें चैलेंज दिया था कि उस ओमेगा को अपने प्यार के जाल में फंसाओ, उसके साथ नाइट स्पेंड करके उसे ब्लैकमेल करो, पर तुम तो ये चैलेंज हार गए है ना। देखो, तुम इतने टाइम से उस ओमेगा को स्टॉक कर रहे हो। तुमने सबको कह के उसे बुली करवाना भी बंद करवा दिया, पर देखो ना, वो ओमेगा तो तुम्हें घास भी नहीं डाल रहा। लगता है वांगजी तुम ये चैलेंज हार गए। क्या हुआ, क्यों, मैंने सही कहा ना। जिस पे वांगजी कहता है, अपनी बकवास बंद करो, समझे ना। वांगजी वेंचो का कॉलर पकड़ लेता है कि तभी उसे कुछ आवाज आती है। विंग के हाथ से वो बुक्स गिर गई थी, जिससे सभी का ध्यान विंग की ओर चला जाता है। विंग जब ये देखता है तो वहां से भाग जाता है। विंग भागने लगता है, वहीं वांगजी विंग के पीछे जाने लगता है। विंग काफी डर गया था। वांगजी विंग के पीछे जाता है। विंग गार्डन में आ जाता है जहाँ पे कोई भी नहीं था। वहीं वांगजी भी फाइनली विंग के पीछे आता है और कहता है, विंग प्लीज, विंग रुको, विंग मेरी बात सुनो। पर विंग कुछ भी नहीं सुन रहा था। तभी वांगजी टाइटली उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचता है। विंग गुस्से में कहता है, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाने दो। इस पे वांगजी कहता है, नहीं, मेरी बात सुनो, विंग प्लीज मेरी बात सुनो। इस पे विंग कहता है, नहीं। विंग वांगजी की कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं था, जिसमें वांगजी एट लास्ट विंग को टाइटली पकड़ता है और सीधे उसे किस कर लेता है। विंग को जब ये फील होता है तो अपनी पूरी स्ट्रेंथ से वांगजी को धक्का देता है और फिर से उसे एक स्लैप लगाता है, जिसके बाद वांगजी विंग को देखता है और कहता है, हो गया, अब मेरी बात सुनो। तुमने जो कुछ भी सुना ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पे विंग कहता है, मैंने जो कुछ भी सुना बिल्कुल सही सुना, आप समझा, हाँ, इसीलिए तुम इन 1 महीनों में हर जगह स्टॉक कर रहे थे, है ना। हर जगह मेरे पीछे पीछे घूम रहे थे। अचानक से मुझे मुसीबत में देखते तुम आ जाते थे, हाँ, मेरी हेल्प करने। सही कहा ना, क्योंकि इन सब के पीछे तुम्हारा यही मोटिव था। जिस पे वांगजी कहता है, विंग ऐसी बात नहीं है, मेरी बात समझो। विंग मेरी बात सुनो प्लीज। विंग कहता है, नहीं, मुझे जाने दो। जिस पे वांगजी फिर से उसका हाथ पकड़ता है और उसे वहीं पास के बेंच पे बैठा देता है और कहता है, बस एक बार पहले मेरी बात सुन लो, मुझे मेरी बात कहने दो। वांगजी विंग को जैसे तैसे मना के फाइनली कहना शुरू करता है, विंग, ये सच है कि मेरे फ्रेंड्स ने मुझे वो चैलेंज दिया था, लेकिन मेरी पूरी बात सुनो, ओके। विंग, मैं 4 साल का था जब मेरी मॉम की डेथ हो गई थी। तब से मेरा ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं था। मेरे फादर मॉम से बहुत प्यार करते थे और उनके जाने के बाद वो खुद भी
काफी दुखी रहने लगे थे। उन्होंने खुद को सिर्फ बिजनेस में झोंक दिया, जहां मेरी केयर करने के लिए सिर्फ घर में सर्वेंट्स ही सर्वेंट्स थी। मेरे बड़े भाई भी हैं, वो मुझसे 4 साल बड़े हैं थे, तो वो समझदार थे थोड़े। उन्होंने मेरी केयर की, पर फिर अपनी पढ़ाई के लिए वो भी बाहर चले गए। मैं बचपन से ही सर्वेंट्स के साथ पला बड़ा हूँ। मुझे कोई भी चीज़ चाहिए तो वो मेरे डैड बस लाके दे दिया करते थे। उन्होंने कभी भी मुझे नहीं समझाया कि क्या गलत है और क्या सही। मैं कोई गलती करता तो वो अपनी लॉयर भेज के मुझे छुड़वा लेते थे। मेरे नाम को कभी दाग भी नहीं लगने देते। मैं ऐसे ही बड़ा होते गया और बदतमीज भी, कि मुझे कोई रोकने वाला नहीं था। धीरे धीरे जब मैं स्कूल में गया तो मेरी फ्रेंडशिप मेरे गैंग के सभी दोस्तों से हुई। आई मीन वेन चाओ, म्यान म्यान, वेन किंग, इन लोगों से हुई। और हम लोग कब मिलके दूसरों को बुली करने लगे, ड्रिंक्स करने लगे, क्लब जाने लगे, हमें खुद भी नहीं पता। बस मैं इन सब के साथ बहता चला गया, क्योंकि मुझे कोई रोकने वाला ही नहीं था, ना ही कोई समझाने वाला। फिर तुम आए, जब उस दिन तुमने पहली बार कॉलेज में मुझे चैलेंज किया, मुझे स्लैप किया, तो मुझे बहुत ही गुस्सा आ गया था। मुझे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई कैसे मुझ पे हाथ उठा सकता है, क्योंकि किसी ने भी बचपन से आज तक मुझ पे उंगली भी नहीं उठाई थी। मैं बस ये गुस्सा बर्दाश्त ही नहीं कर पाया, और मेरे फ्रेंड्स ने इसीलिए मुझे चैलेंज दे दिया तुमसे बदला लेने के लिए, कि मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करके फोटोज लेके तुम्हें ब्लैकमेल करूं। और मैंने इनिशियली इस चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लिया था, पर मैं तुम्हें टेस्ट करना चाहता था, क्या तुम डरते हो या फिर नहीं। और इसीलिए मैंने सबसे कह के तुम्हें बुली भी करवाया, क्योंकि मैं तुम्हें टॉर्चर होते हुए देखना चाहता था। मैं दरअसल उस थप्पड़ का बदला लेना चाहता था। और जब उस दिन उस कैंटीन में तुमने मुझे सबके सामने कैरेक्टरलेस कहा और मेरी माँ के बारे में कहा, तब मुझे वो बर्दाश्त ही नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अपनी मॉम को बहुत ही कम एज में खो दिया था। और इसलिए उनके बारे में जब तुमने कुछ कहा तो मेरा गुस्सा 7वें आसमान पे जा चुका था। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और अपने गुस्से में आके मुझे नहीं पता मैंने ऐसा कैसे कर दिया। मैंने तुम्हें सीधे तुम्हारे हॉस्टल से ही रात को उठा के ले आया था। ऑब्वियसली क्योंकि ये कॉलेज मेरे फादर का है, तो कोई भी मुझे नहीं रोकेगा, ना ही मुझसे पंगा लेगा, तो मेरे लिए सब कुछ आसान था। पर उस दिन जब मैंने तुम्हें रोते हुए देखा वीन, पता नहीं क्यों, पर मुझे पहली बार कुछ इमोशंस फील हुए वीन। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तुम्हारा रोना, मुझे बहुत बुरा लगा। तुम्हें उस तरह डरा हुआ देख के मैं बस वहां से चला गया। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। उसके बाद भी जब तुमने अगले दिन से कॉलेज आना बंद कर दिया, तो पता नहीं क्यों, पर मेरी नजरें हर वक्त कॉलेज में तुम्हें ढूंढती थी, बस तुम्हें देखना चाहती थी। मैं तुम्हें मिस करने लगा था। मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा था कि ऐसा क्यों है, पर बस मेरी नजरें हर वक्त सिर्फ तुम्हें देखना चाहती थी। और जब तुम उस दिन एग्जाम देने आए थे, तब मैंने तुम्हें देख लिया था। फिर मैंने ही पूरे कॉलेज में कहा था कि कोई भी अब से तुम्हें बुली नहीं करेगा। जब उस दिन मैंने तुम्हें उतने दिन बाद देखा, तो मुझे पता नहीं क्यों, पर एक अजीब सी दिल में सुकून मिला था। मैं बस तुम्हें जोर से गले लगाना चाहता था, और मुझे एहसास हुआ भी कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा। और फिर मैं तुमसे बात करना चाहता था, पर तुम मेरी बात ही नहीं सुनते। तुम मुझे देखते ही डर के भाग जाते हो भी। मुझे अच्छा नहीं लगता, और इसीलिए मैं तुम्हें हर जगह स्टॉक करने लगा, तुम्हारा पीछा करते रहता हूँ, ताकि तुम मुझसे बात करो, मुझे नोटिस करो। ओवरऑल भी मैं सच में तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, तुम्हें चाहता हूँ। और मैं वो चैलेंज भूल चुका हूँ। मैं अपने दोस्तों से भी आज यही कहने वाला था कि मुझे उस चैलेंज से कोई लेना देना नहीं है। वीन वांगजी की सारी बातें सुनता है। तभी वांगजी कहता है, वीन कुछ कहो। तुम क्या कुछ नहीं कहोगे? वीन प्लीज मुझे बस एक मौका दो, बस एक मौका, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। वीन
वांग जी की ओर देखने लगता है और फिर कहता है, कितना आसान है ना तुम्हारे लिए ये सब कुछ करना और कहना। इस पे वांग जी कहता है वीन, जिस पे वीन कहता है, हाँ तुम्हारे लिए सब बहुत आसान है। आसानी से पापा अपने फादर के पैसों का घमंड दिखा के किसी को बुली करना, किसी को टॉर्चर करना, इतना टॉर्चर करना कि वो इंसान मेंटली डिप्रेस हो जाए, है ना। वो खुद पे डाउट करने लगे और फिर उसके साथ मिसबिहेव करना और फिर अचानक से कहना कि मुझे तुमसे प्यार हो गया, उससे स्टॉक करना और फिर उससे ये कहना कि सब कुछ भूल के मुझे एक चांस दे दो, है ना। तुम्हारे लिए ये सब कुछ बहुत आसान था, है ना। पर तुमने क्या कभी उस ओमेगा के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश की है कि उस पे क्या बीतती होगी। आई मीन के लिए जो एक नॉर्मल सी बुली होती है, एक मजाक होता है, कभी जानते भी हो उस मजाक की कीमत कुछ लोगों को अपना सब कुछ खो के देना पड़ता है। तुम्हें पता भी है, तुमने जिस तरह मुझे बुली करवाया, तुम्हारे लिए वो सिर्फ एक बुली था, एक मजाक था, पर मेरे लिए, हाँ तुम्हें पता भी है मुझ पे क्या बीती है। इस जगह पे पहुंचने के लिए तुम्हें पता भी है मैंने कितनी मेहनत की है। हाँ तुम्हें पता है, जब मेरे सारे दोस्त मिलके पार्टीज किया करते थे, बाहर घूमने जाया करते थे, तब मैं बैठ के सिर्फ पढ़ाई किया करता था। मैंने सारी पार्टी, सारी ओकेजन्स कुछ भी इंजॉय नहीं किया, ना दोस्तों की बर्थडे पार्टी, कुछ भी नहीं। दिन रात मैंने पढ़ाई की। पता है क्यों? ताकि मैं उस लाइफ से आगे बढ़ सकूं, कुछ अच्छा कर सकूं अपने पेरेंट्स के लिए। एक तो सोसाइटी में ऐसे ही हमें ज़्यादा पढ़ने नहीं दिया जाता, हमें ऐसे ही नीचा दिखाया जाता है। उसमें मैंने कितनी स्ट्रगल की थी इस कॉलेज में आने के लिए, ताकि मेरा फ्यूचर ब्राइट हो सके। और जब मैं इस कॉलेज में आता हूँ तो जस्ट बिकॉज तुम्हें लगा कि तुम्हारी किसी ने इंसल्ट कर दी तो तुमने उसे बुली किया, थोड़ा सा उसे टॉर्चर करना चाहा। हाँ पर तुम्हें पता है, तुम्हारे उस थोड़े से टॉर्चर के चक्कर में मैं कितना मेंटली डिप्रेस हो गया था। वो तो मैं ब्रीफ था कि मैं इन सब से फाइट करता रहा, पर तुम्हें पता है कितने ऐसे लोग होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, वो डर जाते हैं इस बुली से, सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस चले जाते हैं। और पता है, जब वो वापस जाते हैं तो कोई कोई उनका प्रॉब्लम नहीं समझता, ये नहीं समझता कि उन्हें क्या तकलीफ थी। लोग उन्हें कमज़ोर समझते हैं, समझते हैं इससे नहीं हुआ, लोग उसे ताना देने लगते हैं। पता है, वो इंसान का करियर, उसकी मेहनत सब कुछ खत्म हो जाती है। वो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, मजबूर हो जाता है कि वो कुछ गलत कदम उठाए। कई बार लोग अपनी जान तक दे देते हैं। तुम्हें पता है, सिर्फ तुम्हारे जैसे लोगों के एक नॉर्मल से मजाक की वजह से कुछ लोग अपनी जान, अपना सब कुछ खो देते हैं। पर नहीं, तुम ये नहीं समझोगे, है ना। कितनी इजीली उस रात मुझे मेरे हॉस्टल से उठवा के अपने कमरे में बुलवा लिया। हाँ कितना आसान था ना। पर तुम्हें पता है मुझ पे क्या बीती। हाँ तुम्हें पता है, मैं एक सप्ताह कितना डर चुका था। मैं डर के मारे हॉस्टल में खाना नहीं खाता था, मैं डर के मारे रात को सो नहीं पाता था, इस डर से कि नहीं कहीं तुमने कुछ कर दिया तो। तुम्हें पता है ये कितना पेनफुल होता है और ये कितना डरावना होता है। तुम्हें लगा कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है ना, तो तुम मुझे स्टॉक करने लगे, हर जगह मेरा पीछा करने लगे। तुम्हें लगा ये बहुत ही कूल है, मैं इस पे इम्प्रेस हो जाऊंगा, तुम्हें माफ कर दूंगा, तुम्हें एक मौका दे दूंगा। क्या लगता है तुम्हें ये सब इतना आसान होता है? तुम्हें क्या लगता है ये जो तुम लोग फिक्शन की बुक्स पढ़ते हो, है ना, जहाँ फिक्शन में दिखाया जाता है कि एक रूथलेस अल्फा होता है जो बहुत ही ज़्यादा रूथलेस होता है, जो सामने वाले को बहुत टॉर्चर करता है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है, और एट लास्ट जाके उसकी थोड़ी केयर करता है, उससे माफ़ी मांगता है ना, और वो ईजली उसे माफ़ कर देता है, और फिर हो जाती है हमारी हैप्पी एंडिंग, है ना। तुम्हें क्या लगता है रियल लाइफ ऐसी होती है कि तुम किसी को टॉर्चर करोगे, है ना, फिर उसे स्टॉक करोगे और वो सामने वाला इसे इंप्रेस होकर तुम्हें माफ कर देगा सब कुछ भूल के, है ना, क्योंकि तुमने माफी मांग ली है ऐसा ही है ना। पर तुम्हें पता है लाइफ ऐसी नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं। हमें अच्छा नहीं लगता कोई अल्फा हमें हर वक्त स्टॉक करता है, हमें घूरता रहता है, हमें अच्छा नहीं लगता। हर कुछ वो फैंटेसी बुक जैसी नहीं होती। ये फैंटेसी बुक्स में कूल लगता है, अरे इतना कूल है ना, बट रियल लाइफ में तुम्हें पता है लोग डर जाते हैं। मैं डर गया था जब तुम हर वक्त मेरे पीछे घूमते रहते थे। मुझे डर लगता था, मुझे लगता था कि तुम कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना कर दो, तुम आखिर क्यों मेरा पीछा कर रहे हो इस तरह। मैं डर जाता था। मेरे लिए ये सब कूल नहीं था। इस इतने पूरे टाइम में मैंने क्या सहा है ये तुम कभी नहीं समझ सकते हो।
मैं मेंटली डिप्रेस हो चुका था, मैं डर गया था, मैं मजबूर था, मैं अपनी तकलीफ किसी से कह नहीं पाता था। यहाँ तक कि मैं अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता सकता था, क्योंकि वो लोग कुछ नहीं करते मेरे लिए। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे अपने साथ ले जाते, और फिर क्या, मेरी ये सारी सेक्रीफाइसेस, सारी मेहनत सब तबाह हो जाती। कोई मेरी सुनने वाला नहीं था, न टीचर, न कॉलेज की कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। तुमने मेरी ऐसी हालत कर दी थी, और तुम्हें ये सब बहुत कूल लगा है ना, एक नॉर्मल बात लगी। कितनी आसानी से तुमने कह दिया मुझे एक मौका दे दो, है ना। पर वांग जी, लाइफ ऐसी नहीं होती है, ठीक है। और मुझे अच्छा लगा कि चलो ठीक है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। पर जब एहसास हुआ है तो उसके लिए पश्चाताप भी करो, और मैं तुम्हें इतनी इजीली माफ नहीं करूंगा, समझे। ये कह के वीन वहां से चला जाता है। वांग जी को पहली बार लाइफ में एहसास होता है कि उसने सच में कितना कितना गलत किया है ना। उसने न जाने कितने बच्चों को बुली किया था, कितना टॉर्चर किया है उन लोगों को। उन सब के ऊपर न जाने क्या बीतती होगी, जो घर से कितने सारे सपने लेके आते थे कि वो हार्डवर्क करके लाइफ में आगे कुछ करेंगे। और वांग जी के एक मजाक ने न जाने उन लोगों पे कितना बुरा इम्पैक्ट किया होगा। वांग जी को अपनी हर एक गलती का रियलाइजेशन होता है। वांग जी मन में कहता है, वीन, मैं माफी मांगूंगा, और मैं सच में इस पर पश्चाताप करूंगा। उसके बाद अगले दिन से वांग जी का एक नया रूप देखने को मिलता है। वांग जी कॉलेज में किसी को भी बुली नहीं करता था। वांग जी ने इवन जितने बच्चों को अब तक बुली किया था, उन सब से बात करता है, उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है, और उन सभी से माफी मांगता है। जहाँ कॉलेज के बच्चे तो उसे माफ कर देते हैं, कुछ बच्चे थे जो वांग जी से डरते थे। वांग जी ने उन्हें एश्योर कराया कि उसे उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब वांग जी अपने उन दोस्तों से भी दूर रहने लगा था। वो अब पार्टीज या क्लबिंग नहीं करता था। इवन उसने उन सभी ओमेगाज से भी माफी मांगी थी जिन्हें उसने डराया था, धमकाया था। सबसे माफी मांगा था, जहाँ कितनों कि उसने दिल तोड़ दिए थे। वांग जी अपनी हर एक गलती का पश्चाताप करता है। वो अब मन लगा के पढ़ने भी लगा था। वो जो कॉलेज में मुश्किल से भी पास कर पाता था, वो स्टूडेंट अब हार्डवर्क करने लगा था। सभी को उसके ये चेंजेस दिखते थे। वो स्टूडेंट्स की हेल्प भी किया करता था। नहीं, चलता रहा, और ये सब होते होते 3 महीने बीत गए। विंग ने इन 3 महीने में वांग जी को एब्जॉर्व किया था। उसने देखा था कि वांग जी सच में अब बदल रहा है। विंग को रियलाइज हुआ कि अब जाके सही मायने में वांग जी ने अपनी गलती को समझा है, और वो उससे सुधार रहा है। वांग जी के फादर भी वांग जी को इतने पॉजिटिवली चेंज होता देख के उस पर काफी प्राउड फील करते हैं। पर इस बीच में वांग जी का प्यार विंग के लिए कम नहीं हुआ था। वो अब और भी शिद्दत से विंग को चाहने लगा था। विंग भी इन 3 महीनों में जब वांग जी को चेंज होते हुए देखता है तो विंग को अच्छा लगता है, क्योंकि सच में विंग बहुत ही ब्यूटीफुल है। उसे न जाने कितने ही लड़कों ने प्रपोज किया था, पर वो होता है ना, लोग सिर्फ उसकी ब्यूटी को देख के उसे प्रपोज करते हैं, पर उसके लिए कोई एफर्ट नहीं करता था। वांग जी कितने सारे एफर्ट्स देख के विंग का मन उसके लिए कहीं ना कहीं सॉफ्ट हो गया था। विंग का एक मन उन सब बातों को नहीं भूल पा रहा था, वो टॉर्चर, वो मेंटल ट्रॉमा जो विंग ने झेला था, इसलिए वो उसे माफ भी नहीं कर पा रहा था पूरी तरह से। अब ऐसे ही इन दोनों के कॉलेज फिनिश होते हैं। विंग जब सेकेंड ईयर में गया था तो वांग जी थर्ड ईयर में था, और उसने विंग से फिर से माफी मांगी थी, ये कहते हुए कि उसे सच में अपनी गलती का बहुत ही अफसोस है। और विंग ने उसकी आंखों में गिल्ट देखा था। विंग ने उसे माफ किया था। उसके बाद वांग जी ने उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाया। विंग और वांग जी अच्छे दोस्त बन गए थे। हालांकि वांग जी विंग से बहुत प्यार करता था, पर वो जानता था कि विंग के लिए उसे माफ करना आसान नहीं है। तो वांग जी बस विंग को टाइम दे रहा था। वो उसे डराता नहीं, वो उसका पॉजिटिवली उसे अपने प्यार का एहसास दिलाने की कोशिश करता। और ऐसे ही इन लोगों ने अपने कॉलेज को फिनिश किया था। ये लोग बहुत ही अच्छे दोस्त हो गए थे। जहाँ विंग भी बिजनेस के फील्ड में ही जाना चाहता था, तो वांग जी ने अपने फादर की कंपनी संभाली थी। वो सेकेंड ईयर से ही फादर के साथ ऑफिस जाके काम सीखने लगा था, और कॉलेज फिनिश होते ही उसने अपनी कंपनी में ही सीईओ के पोस्ट को ऑप्ट किया था, क्योंकि वांग जी ने हद से ज्यादा हार्डवर्क किया था। वहीं विंग
भी बहुत ही टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग था, तो वांग जी ने उसे अपना सेक्रेटरी बना लिया था। और इन दौरान विंग ने भी वांग जी के को एक अलग नजरिए से देखने लगा था। वो धीरे धीरे करके उन ट्रॉमा को भूलने लगा था और उसे भी वांग जी से काफी प्यार हो गया था, काफी ज्यादा प्यार हो गया था। विंग और वांग जी को अब ऑफिस में भी साथ काम करते 1 साल हो चुके थे। वांग जी विंग के साथ कभी कभी फ्लर्ट भी करता पॉजिटिवली, जहाँ विंग भी ये जानता था कि वांग जी उससे प्यार करता है। जी को भी थोड़ा बहुत तो आइडिया था कि विंग उसे पसंद करता है। जहाँ एक रोज वांग जी के फादर उसके ऑफिस में आते हैं और कहते हैं, वांग जी अब तो तुमने कॉलेज भी फिनिश कर लिया, सीईओ बन गए और अब तुम्हारी एज हो गई है, तुम शादी कब कर रहे हो? जिस पे वांग जी कहता है, डैड मैं तो शादी करने के लिए मरा जा रहा हूँ, पर मैं क्या करूँ, मेरी ओमेगा मुझे हाँ ही नहीं कह रहा। इस पे उसके डैड कहते हैं, हाँ तो उसे ऑफिशियली प्रपोज करो ना, ऐसे फ्लर्ट करने से कुछ नहीं होगा। अब तुम दोनों ने काफी टाइम एक दूसरे को जान लिया, समझ लिया, ठीक है यार, अब तुम्हें उसे ऑफिशियली प्रपोज करना चाहिए। इस पे वांग जी कहता है, आर यू श्योर डैड? इस पे उसके डैड कहते हैं, हाँ कुछ दिन बाद विंग का बर्थडे आ रहा है, तुम उसे उस दिन एक सरप्राइज दो। इस पे वांग जी कहता है, ये अच्छा आइडिया है। उसके बाद वांग जी लग जाता है प्लानिंग करने में, जहाँ विंग के बर्थडे वाले दिन वांग जी विंग से सुबह सुबह ही उसे बर्थडे विश करता है और कहता है कि विंग आज रेडी रहे, आज का पूरा दिन उसे वांग जी के साथ स्पेंड करना है। जहाँ विंग कहता है, पर काम? इस पे वांग जी कहता है, आज हमने छुट्टी ली है। ये कह के वो विंग को सुबह उसके घर से पिक करता है और पूरे दिन वो और वांग जी काफी मस्ती करते हैं। वो लोग बीच पे जाते हैं, करते हैं, साथ में घूमते हैं। वो लोग बहुत दिन भर बहुत ही इंजॉय करते हैं। और जैसे ही शाम होता है तभी वांग जी विंग को एक ड्रेस देता है और कहता है कि इसे पहन के वो बाहर आए। वांग जी उसका वेट कर रहा है, जिस पे विंग कहता है, पर जिस पे वांग जी कहता है, विंग मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। विंग भी ज्यादा सवाल नहीं करता और वो उस ड्रेस को पहन लेता है। जब विंग उस ड्रेस को पहन के आता है तो वांग जी की नजरें उस पे थम जाती हैं, क्योंकि विंग ब्रेथ टेकिंग लग रहा था। तभी वांग जी कहता है, विंग तुम बहुत ही गॉर्जियस लग रहे हो, अब चलो। उसके बाद वो विंग को कार में बैठाता है और उसे लेके एक 5 स्टार रेस्टोरेंट के बाहर आता है, जहाँ विंग कहता है, हम यहाँ क्यों आए हैं वांग जी? इस पे वांग जी कहता है, चलो तो मैं बता रहा हूँ ना। और वो विंग को लेके अंदर आता है। वो विंग को एक बहुत ही बड़े से हॉल में लाता है, जहाँ विंग जैसे ही उस हॉल में जाता है तो सब कुछ अंधेरा था। तभी विंग कहता है, यहाँ लाइट्स क्यों ऑफ है? इस पे वांग जी कहता है, मैं बताता हूँ, चलो। और विंग उस हॉल के बीचों बीच आके खड़ा हो जाता है। जैसे ही विंग वहां खड़ा होता है तभी अचानक से वहां पे लाइट ऑन होती है और सभी विंग को एक साथ कहते हैं, हैप्पी बर्थडे विंग। जहाँ विंग शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि उस पूरे हॉल में उसके कॉलेज में उसकी क्लास के जितने भी बच्चे थे वो सभी थे और कुछ सीनियर और जूनियर्स भी थे उनके कॉलेज के। विंग को यकीन नहीं होता कि वांग जी ने उसके लिए ये सरप्राइज पार्टी अरेंज की थी। जहाँ सबको देख के विंग काफी हैप्पी होता है, क्योंकि इन 2 सालों में विंग की सबसे अच्छी दोस्ती हो गई थी। सभी विंग को उसका बर्थडे विश करते हैं। विंग वांग जी को थैंक्स करता है इस पार्टी के लिए और वो केक को कट करता है और विश मांगता है। उसके बाद वो सभी वहाँ डांस करने लगते हैं। जहाँ जब सभी डांस करते हैं तब अचानक से वहाँ की लाइट डिम होती है और वांग जी विंग के सामने आता है और उसके सामने घुटनों के बल बैठ के एक रिंग निकालता है और सीधे विंग को सबके सामने प्रपोज करता है और कहता है, विंग मैंने इसीलिए आज सभी कॉलेज के फ्रेंड्स को बुलाया है, क्योंकि कभी इन सब के सामने ही तुमने मेरी इंसल्ट की थी और हमारी स्टोरी वहीं से स्टार्ट हुई थी। विंग आज मैं इन सब के सामने खुद तुम्हारे सामने घुटने पे बैठ के तुम्हें प्रपोज करता हूँ। विंग मैं तुमसे सच में बहुत बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ विंग मुझे एक्सेप्ट कर लो और मुझसे शादी कर लो। विंग को यकीन ही नहीं होता, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, वो बहुत खुश था। इस बार विंग ने वांग जी को हाँ कहा था,
और वांग जी ने उसे रिंग पहना दी। विंग और वांग जी एक दूसरे को गले लगाते हैं और वहीं एक दूसरे को किस भी करते हैं, जहां सभी उन्हें कांग्रेट्स करते हैं और ताली बजाने लगते हैं। ऐसे ही करते हुए तभी लैन चिरैन कहते हैं, तो तुम दोनों ने फाइनली एक दूसरे को कन्फेस कर दिया है, तो अब तुम दोनों जल्दी से शादी कर लो। जिस पे विंग और वांग जी कहते हैं, और अगले एक सप्ताह बाद ही वो दोनों एक दूसरे से शादी करते हैं। वो दोनों काफी खुश थे और शादी के बाद विंग और वांग जी का ये वेडिंग चैम्बर था, जहाँ विंग काफी नर्वसली बैठा हुआ था। तभी वांग जी कहता है, क्या बात है, क्या मेरा बेबी बहुत ज्यादा नर्वस है? इस पे विंग कहता है, हाँ अब नर्वस तो होगा ही ना, आफ्टर ऑल ये मेरी फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट वेडिंग नाइट। इस पे वांग जी कहता है, अच्छा तो मेरा कौन सा सेकंड है, मेरे लिए भी सब कुछ पहली बार है। और जिस पे विंग कहता है, तुम्हारे लिए पहली बार, हाँ रहने दो, मुझे अच्छे से पता है, मुझे कॉलेज में सब कुछ पता है, तुमने कितनी सारी ओमेगास के साथ नाइट स्पेंड किया है। ये कह के विंग का मुंह उदास हो जाता है। उसे अच्छा नहीं लगता कि वो वांग जी का फर्स्ट नहीं है। हालांकि विंग जानता है कि जब से वांग जी उसके लिए फीलिंग्स रखता है, तब से उसने किसी के साथ किसी को नजर उठा के भी नहीं देखी है। पर विंग को फिर भी बुरा लगता है कि वो उसका फर्स्ट नहीं है। तभी वांग जी कहता है, विंग तुम मेरे पहले ही हो, तुम्हें एक बात बताऊं? इस पे विंग कहता है, क्या? तभी वांग जी कहता है, दरअसल मैंने कभी किसी के साथ नाइट स्पेंड नहीं किया है, किसी के साथ भी नहीं। इस पे विंग कहता है, पर तभी वांग जी कहता है, वो मैं कॉलेज में एकदम कूल डूड बनने के लिए मेरे फ्रेंड्स को दिखाने के लिए ओमेगा से फ्लर्ट करता था और उन्हें यहाँ तक कि अपने कमरे में भी ले जाता था, बट हमारे बीच कुछ नहीं होता था। मैं उन्हें पैसे दे दिया करता था और कहता था कि कह देना, ये सब कुछ औसम था। बस मेरा मन ही नहीं किया कि मैं कभी किसी को टच करूं, पता नहीं क्यों। शायद दिल के किसी कोने में मैं अपने सोलमेट का वेट कर रहा था। ये सुनते ही विंग काफी हैप्पी हो जाता है और वो तुरंत वांग जी को किस कर देता है। जहाँ वो लोग जब अलग होते हैं, तब वांग जी की आंखों में कुछ और ही था, वो पूरा लस्ट से भर चुका था। वांग जी के फेस पे एक डार्क स्मिक था और तभी वो कहता है, विंग तो रेडी हो ना हमारी वेडिंग नाइट के लिए? इस पे विंग ब्लश करता है और वांग जी उससे किस करता है और यहीं पे इस फैन फिक्शन की हैप्पी एंडिंग होती है। फ्रेंड्स, आपको ये फैन फिक्शन जैसा भी लगे, कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन को ज़रूर शेयर करना प्लीज़। ओके, टाटा बाय, टेक केयर।